नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ हरीश .247 में। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास में अधिगम पढ़ेंगे। हम अधिगम को लगभग 5 से 6 पार्ट में कवर करेंगे। आज का दोस्त हमारा पार्ट 4 होगा, जिसमें दोस्त हम अधिगम के प्रकार को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कुछ प्रकार को पढ़ा था दोस्त। आज पार्ट 4 में हम अधिगम के सभी प्रकारों को कवर करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। दोस्त, ये चैप्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे बाल विकास में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा अधिगम है। यानी कोई भी परीक्षा हो, टेट, सीटेट, सुपर टेट कोई भी हो, लगभग 5 से 7 नंबर अकेले अधिगम चैप्टर देता है। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए अब सीधे पॉइंट पर आते हैं, आपका बिना ज़्यादा समय लिए। सबसे पहले अगर दोस्त अधिगम की बात करें, एक बार फिर से देख लेते हैं अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो दोस्त, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। हमारा पूरा ये चैप्टर केवल सीखने पर आधारित है। यानी हम चर्चा करेंगे सीखने पर कि इसके कितने प्रकार होते हैं, किन किन माध्यमों से सीखा जाता है, वक्र कैसे कैसे बनते हैं। तो दोस्त, आज का जो हमारा मेन पॉइंट है वो अधिगम के प्रकार, या हम कह सकते हैं अधिगम वक्र। दोस्त, अगर सरल वक्र की बात करें, जो कि अधिगम का एक प्रकार है, सरल वक्र या रेखीय वक्र। आपके प्रश्न पत्र में सरल वक्र दे सकता है या रेखीय वक्र शब्द का प्रयोग कर सकता है। दोनों में से अगर कोई भी देता है तो हम इसको इसी प्रकार से परिभाषित करेंगे, जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे दोस्त, अगर सरल वक्र या रेखीय वक्र की बात करें तो इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति हमेशा एक जैसी होती है। अगर सरल वक्र या रेखीय वक्र की बात करें तो इसमें दोस्त, इस वक्र में सीखने की गति हमेशा एक जैसी होती है। दोस्त, एक जैसे होती है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब एक जैसी होती है, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि दोस्त समय, यहाँ आप देखिए समय के साथ दोस्त अधिगम भी बढ़ेगा। यानी यहाँ देखिए, ये जो ऊपर को एरो जाता है ये समय को दर्शाता है, और जो ये सामने की तरफ एरो जाता है ये हमारे अधिगम को दर्शाता है। तो दोस्त, आप इस चित्र के माध्यम से देखिए, यहाँ आप देखिए इस एरो को, यानी कि समय के साथ साथ हमारा अधिगम भी बढ़ा, और यही चीज़ सरल वक्र या रेखीय वक्र कहता है। एक बार परिभाषा आप फिर से देखिए, इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति हमेशा एक जैसी होती है। यानी कि ना तो हमारी सीखने की गति घटती है और ना तो बढ़ती है, हमेशा एक जैसे होती है। समय के साथ अधिगम हमेशा एक जैसे बढ़ता है। अब यहाँ हम नोट में देखेंगे, नोट में क्या है, इस तरह का वक्र मनुष्य में संभव नहीं है, इसलिए इसे आदर्श वक्र भी कहा जाता है। दोस्त, यहाँ से भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं कि आदर्श वक्र का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में आपके दे देगा सरल वक्र या रेखीय वक्र या मिश्रित वक्र, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि 4 ऑप्शन आपको देगा। तो अगर आपको सरल वक्र या रेखीय वक्र दोनों में से कोई दिख जाए तो आपको इसे ही सही करना होगा। अब दोस्त, एक बार नोट में फिर से देखिए क्या कह रहा है, इस तरह का वक्र मनुष्य में संभव नहीं है। संभव नहीं है क्यों? क्योंकि दोस्त, जैसे हमने अवस्था में पढ़ा था, आपने देखा था शैशव अवस्था में क्या हो रहा था, बालक की वृद्धि बहुत तेज हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, बाल्य अवस्था में बालक की वृद्धि स्लो हो गई। उसके बाद फिर दोस्त क्या हुआ, किशोर अवस्था में बालक की वृद्धि फिर से तेज हो गई। तो यहाँ हमने क्या देखा है दोस्त, यहाँ देखा है कि एक ही प्रकार का, यानी कि हमेशा एक ही प्रकार का वक्र, यानी हमेशा एक जैसे नहीं होता है। यह हम कह सकते हैं सीखने की गति हमेशा एक जैसे नहीं होती है। आपने देखा कि शैशव अवस्था में क्या हुआ, वृद्धि तेज हुई। उसके बाद क्या हुआ दोस्त, बाल्य अवस्था में वृद्धि लगभग रुक गई या ना के बराबर हुई। फिर क्या हुआ, किशोर अवस्था में फिर से वृद्धि क्या हुई, तेज हुई। ऐसे अगर दोस्त हम बात करें एग्ज़ाम टाइम की, तो क्या होता है, एग्ज़ाम के पहले हम क्या करते हैं, कम पढ़ते हैं। फिर एग्ज़ाम टाइम में दोस्त बहुत पढ़ने लगते हैं, 8-8, 10-10 घंटा। जैसे एग्ज़ाम कम होता है फिर बिल्कुल कम पढ़ते हैं। यानी दोस्त, यहाँ क्या हुआ, पहले अधिगम दोस्त कम था, यानी हम कम सीख रहे थे, कम पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, अधिगम तेज हुआ एक बैग, फिर अधिगम एकदम स्लो हो गया। तो दोस्त, ये नोट में यही कहा गया है, इस तरह का वक्र मनुष्य में संभव नहीं है, इसलिए इसे आदर्श वक्र भी कहा जाता है, जो सुनने में अच्छा हो पर वास्तव में अप्लाई ना किया जा सके। दो सरल वक्र या रेखीय वक्र सुनने में बहुत अच्छा होता है कि
सीखने की गति हमेशा एक जैसे होती है, लेकिन ये चीज़ मनुष्य में संभव नहीं है। अब अगर हम आगे बात करें नतोत्तर या धनात्मक या बढ़ता निष्पादन वक्र। दोस्त एक चीज़ और, ये जो भी हम अधिगम के वक्र पढ़ रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़िए, उसके बाद कोई भी परीक्षा आप देखिए, प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, टेट का उठा लीजिए या सी टेट उठा लीजिए दोस्त, सी टेट उठा लीजिए, आपको एक नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस अधिगम के वक्र से। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। अब दोस्त नंबर 2 पर अगर हम नतोत्तर या धनात्मक या कह सकते हैं बढ़ता निष्पादन वक्र की बात करें, इसमें क्या कहा गया है, इस प्रकार के वक्र में शुरू में सीखने की गति धीमी। दोस्त इसको ध्यान दीजिएगा, शुरू में क्या हुआ, गति धीमी और बाद में गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। दोस्त अगर नतोत्तर या धनात्मक या बढ़ता निष्पादन वक्र की बात करें तो इसमें क्या रहता है दोस्त, स्टार्टिंग में गति बिल्कुल स्लो रहती है, लेकिन क्या होता है बाद में गति तेज हो जाती है। यहाँ आप ग्राफ के माध्यम से देखिए, यहाँ तक देखिए दोस्त, गति स्लो थी, लेकिन क्या हुआ बाद में एकदम गति तेज हो गई। यहाँ दोस्त इस वाले एरो को हमने क्या कहा था, समय, और इस वाले एरो को कहा था अधिगम या सीखना। आप देखिए दोस्त, समय के साथ साथ अधिगम बढ़ा है, लेकिन दोस्त पहले क्या था, पहले कम था और लास्ट में एक बैग अधिगम बहुत तेज हो गया। अब हम आगे बात करेंगे उन्नतोत्तर वक्र, घटता निष्पादन या ऋणात्मक वक्र। दोस्त इसमें क्या कहा गया है, इस प्रकार के वक्र में शुरुआत में सीखने की गति तेज और बाद में गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। दोस्त अगर घटता निष्पादन या ऋणात्मक वक्र की बात करें, यहाँ सीधे दोस्त इसी से अर्थ स्पष्ट होता है, घटता निष्पादन या ऋणात्मक वक्र, यानी दोस्त घटता निष्पादन, पहले से सीखने की गति क्या होगी, धीमी होगी। इसमें क्या कहा गया, इस प्रकार के वक्र में शुरुआत में सीखने की गति तेज और बाद में धीमी हो जाती है। इस चीज़ को आप ग्राफ के माध्यम से देखिए, यहाँ देखिए दोस्त समय और यहाँ अधिगम, यानी ये वाला एरो समय को दर्शाता है और ये वाला अधिगम को। अब यहाँ आप देखिए दोस्त, समय के साथ दोस्त क्या हुआ, शुरुआत में सीखने की गति तेज, यानी कि यहाँ तक गति तेज थी, उसके बाद यहाँ क्या हुआ दोस्त, गति कम होने लगी या धीमी होने लगी। तो दोस्त इसमें सीधे कहा गया है, इस प्रकार के वक्र में शुरुआत में सीखने की गति तेज और बाद में गति धीमी हो जाती है। अगर उदाहरण की बात करें तो आपने परीक्षाओं में देखा होगा, परीक्षाओं के दौरान क्या होता है, हमारी सीखने की गति बहुत तेज होती है, यानी कि हम 8-8, 10-10 घंटा पढ़ाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ें। और क्या होता है दोस्त, बाद में होता है परीक्षाओं के बाद में क्या करते हैं, पढ़ना बिल्कुल बंद कर देते हैं। हम यही सोचते हैं कि अभी एग्ज़ाम टाइम में हमने लगभग 15 से 20 दिन एकदम जम के पढ़ाई की है, अब हम क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। यानी परीक्षा के बाद दोस्त एकदम क्या होता है, अधिगम की गति स्लो या ना के बराबर हो जाती है। तो दोस्त इस परिभाषा में यही कहा गया है, इस प्रकार के वक्र में शुरुआत में सीखने की गति तेज और बाद में धीमी हो जाती है, या हम कह सकते हैं एकदम कम हो जाती है। अब अगर हम आगे बात करें मिश्रित वक्र, दोस्त मिश्रित वक्र या सर्पाकार वक्र या चक्राकार वक्र या यश प्रकार वक्र। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके प्रश्न पत्र में कोई भी शब्द यूज कर सकता है, यानी इसमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकता है। मिश्रित वक्र पूछ सकता है, या सर्पाकार वक्र पूछ सकता है, या चक्राकार वक्र पूछ सकता है, या पूछ सकता है यश प्रकार का वक्र। तो इसमें हम देखेंगे, अगर देखा जाए तो मनुष्य वास्तव में शुद्ध रूप से ऊपर दिए गए किसी भी वक्र को नहीं बनाता। अभी हमने कितने प्रकार के वक्र पढ़े हैं, सरल वक्र पढ़ा है और नतोत्तर वक्र पढ़ा है, यहाँ हमने पढ़ा है घटता निष्पादन या ऋणात्मक वक्र, और फिर हम पढ़ रहे हैं मिश्रित वक्र। तो दोस्त यहाँ यही बताया है कि अगर देखा जाए तो मनुष्य में, यानी मनुष्य वास्तव में शुद्ध रूप से ऊपर दिए गए किसी भी वक्र को नहीं बनाता। हमने ऊपर जितना भी वक्र पढ़ा है, कोई भी वक्र मनुष्य में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि दोस्त उसके सीखने की गति असमान होती है। आप देखिए, मनुष्य के सीखने की गति असमान होती है, कभी वो ज़्यादा सीखता है, कभी वो कम सीखता है, कभी ना के बराबर सीखता है। अतः ऐसे वक्र को मिश्रित वक्र कहते हैं। दोस्त यहाँ साफ साफ इस लाइन को आप पढ़िए, अतः ऐसे वक्र को मिश्रित वक्र कहते हैं। किस प्रकार के वक्र को मिश्रित वक्र कहते हैं दोस्त, जहाँ सीखने की गति असमान हो, उसी को हम
मिश्रित वक्र या सर्पाकार वक्र या चक्राकार वक्र या हम कह सकते हैं यस प्रकार का वक्र। अगर आपके परीक्षाओं में कोई भी शब्द दिया हो मिश्रित, सर्पाकार, चक्राकार, यस प्रकार, तो हमारा वहीं अगर परिभाषा की बात की जाए तो जहां असमान प्रकार की अधिगम हो, यानी जहां हम असमान प्रकार से सीखते हैं वही वक्र मिश्रित या सर्पाकार या चक्राकार या यस प्रकार का वक्र कहलाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें दोस्त, तो जैसे आप देखिए परीक्षा से पहले धीमी, यानी दोस्त परीक्षा के पहले हमारे अधिगम का स्पीड क्या होता है, बिल्कुल स्लो होता है। क्या होता है दोस्त, बिल्कुल स्लो होता है। उसके बाद क्या होता है, परीक्षा के दौरान तेज, यानी जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आता है हम पढ़ाई बिल्कुल तेज कर देते हैं, 15-15 घंटा पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ स्लो था परीक्षा के पहले, फिर क्या हुआ, परीक्षा टाइम में तेज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, परीक्षा के बाद धीमी, यानी परीक्षा के बाद फिर एकदम पढ़ाई एकदम स्लो हो गई। उसके बाद फिर अगली परीक्षा में फिर से क्या हुआ, गति फिर से तेज हो गया। तो दोस्त मिश्रित वक्र में यही बताया गया है कि इसमें सीखने की गति असमान रहती है। यहाँ आप देखिए ग्राफ के माध्यम से देखिए, ये देखिए समय को दर्शाता है ये रो, ये अधिगम को दर्शाता है। तो दोस्त यहाँ देखिए इस बिंदु पर सीखने की गति एकदम स्लो है, फिर क्या हुआ, तेज हुआ, फिर स्लो हुआ, फिर तेज हुआ, फिर स्लो हुआ, फिर तेज हो गया। तो मिश्रित वक्र क्या बताता है कि जहाँ सीखने की गति असमान हो, जहाँ सीखने की गति असमान हो वहाँ मिश्रित वक्र बनेगा। अब दोस्त हम अगर आगे बात करें अधिगम का पठार, इस चीज़ को आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे लगभग पठार से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर दोस्त परिभाषा की बात करें, विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने अनुसार परिभाषित किया है पठार को। अगर रास की बात करें दोस्त, ये बहुत महत्वपूर्ण है, रास का परिभाषा। दोस्त रास ने क्या कहा है, ये उस अवधि को दर्शाता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति ना हो। रास ने क्या कहा है दोस्त, ये उस अवधि को दर्शाता है। अवधि मतलब होता है समय। दोस्त इनके यहाँ अवध का आशय है समय, यानी ये उस समय को दर्शाता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति ना हो। दोस्त कोई उन्नति ना हो मतलब जहाँ तक हम सीखे हैं वहीं तक सीखे रहें। जैसे अगर दोस्त हमें गिनती केवल 50 तक आ रही है, अगर हमें गिनती केवल 50 तक आ रही है, जैसे अगर 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर दोस्त 4 अक्टूबर को गिनती हमें 50 तक आ रही है और 6 अक्टूबर हो गया, अभी भी गिनती हमें कितने तक आ रही है, 50 तक आ रही है। तो दोस्त 4 से और 6 तक में कितने दिन का गैप है, 2 दिन का गैप है। और इसमें हमें गिनती बस केवल 50 तक ही आ रही है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो दोस्त यही चीज़ पठार होगा सीखने का। यानी दोस्त आप परिभाषा में देखिए कि जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति ना हो। यहाँ आपने देखा हमें गिनती 50 तक आ रही थी, 4 अक्टूबर आज है, 4 अक्टूबर को गिनती 50 तक आ रही है और फिर 6 अक्टूबर तक भी गिनती 50 तक ही आ रही है, उसके आगे मुझे याद नहीं हुआ। तो दोस्त ये जो बीच का गैप है यही होगा सीखने का पठार, या हम कह सकते हैं अधिगम का पठार। अब आगे अगर हम स्किनर की बात करें तो दोस्त स्किनर ने अपने अनुसार परिभाषित किया है। इन्होंने क्या कहा है, पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में उन्नति का बोध नहीं होता। बिल्कुल दोस्त इनका भी परिभाषा अभी जो हमने ऊपर रास पढ़ा इनसे मिलता जुलता है, यानी उन्नत का बोध नहीं होता। इनका भी दोस्त कहना है कि हम जितना सीखे रहते हैं बस हमारा ज्ञान वहीं तक सीमित रहता है, उसके आगे नहीं बढ़ता। अगर दोस्त रेक्स व नाइट के अनुसार की बात करें, यानी रेक्स व नाइट के अनुसार अधिगम के पठार को देखें तो सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था से पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। दोस्त इनका मानना है सीखने की पठार, यानी सीखने में पठार तब आता है जब व्यक्ति एक अवस्था से पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। इनका मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करने के बीच में जो गैप होता है दोस्त, उसी में सीखने का पठार होता है। अब दोस्त अगर हम आगे अर्थ की बात करें, यानी हम अर्थ समझें कि पठार का अर्थ क्या होगा, तो दोस्त अधिगम की वह अवस्था जब अधिगम थकावट, बीमारी, दुर्घटना, रुचि की कमी, नींद आदि के कारण, दोस्त यहाँ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि थकावट, बीमारी, दुर्घटना, रुचि की कमी, नींद आदि के कारण कुछ समय के लिए अधिगम की प्रक्रिया रोक देता है।
यानी दोस्त ये जो कारण है थकावट, बीमारी, दुर्घटना, रुचि, नींद, ये सब दोस्त इन सब कारणों से हमारा अधिगम कुछ समय के लिए रुक जाता है। तो ऐसे में उसके अधिगम का वक्र नीचे या ऊपर जाने की जगह कुछ समय के लिए दोस्त सीधी रेखा बन जाता है, यानी दोस्त कुछ समय के लिए रुक जाता है, जिसे अधिगम का पठार कहते हैं। अब इस चीज़ को दोस्त अपनी भाषा में आप समझिए। अधिगम के पठार को हम अपनी भाषा में समझेंगे। जैसे दोस्त, यदि आपको थकावट है, यानी यदि आप काम करके थके हैं बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे? आराम करेंगे, यानी आपका अधिगम बिल्कुल शून्य होगा। आप ना पढ़ेंगे ना कुछ सीखेंगे। यदि आप बीमार हैं, यानी किसी भी रोग से यदि आप ग्रसित हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस बीमारी में बैठ के पढ़ाई करेंगे, यानी वहाँ भी आपके अधिगम में बाधा उत्पन्न होगा, या हम कह सकते हैं आपका अधिगम रुक जाएगा। और ये दोस्त कोई दुर्घटना हो गया, यानी आप दुर्घटना से ग्रस्त हैं, तो उस टाइम भी दोस्त आपका अधिगम रुक जाएगा, जिससे हम अधिगम का पठार कहते हैं। ये दोस्त रुचि में कमी है, यानी आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, तो भी आप चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे ना कुछ सीखेंगे, वहाँ भी आपका अधिगम एकदम शून्य होगा। और या दोस्त, अगर आप पढ़ने बैठे हैं, आपको बहुत तेज़ नींद आ गई, तो उस टाइम आप पढ़ेंगे नहीं, सोएंगे, तो वहाँ भी क्या होगा? अधिगम शून्य होगा, यानी अधिगम का पठार वहाँ भी बनेगा। तो दोस्त, ये सब कुछ कारण हैं जिनके वजह से अधिगम का पठार बनता है, और इस अर्थ में यही कहा गया, यानी इन सब कारणों की वजह से कुछ समय के लिए अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है? रुक जाती है, जिसे ही हम अधिगम का पठार कहते हैं। अब इस चीज़ को हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं दोस्त। जैसे यहाँ आप देखिए, ये समय है, हमने क्या कहा था? ऊपर वाला एरो समय है और नीचे वाला एरो क्या है? अधिगम या सीखना। आप यहाँ देखिए क्या हुआ? बालक यहाँ थोड़ा सीखा है, और उसके बाद क्या किया दोस्त? यहाँ से यहाँ तक में, इतने गैप में क्या हुआ? बालक बिल्कुल नहीं, यानी कि जहाँ तक सर्किल है, उस सर्किल में आप देखिए एरो एकदम सीधे, यानी कि बालक बिल्कुल नहीं सीखा। फिर क्या हुआ? फिर बालक सीखा, और फिर कुछ समय के लिए रुक गया, फिर बालक सीखा। तो दोस्त, जो ये सर्किल वाला पार्ट है, यही पठार है, अधिगम का पठार। इसमें सीधे आप समझिए, कोई भी कारण हो, दुर्घटना हो, नींद हो, या रुचि ना हो, या आप बहुत परेशान हैं, या मानसिक तनाव है, या घर से लड़ाई हुई है, या फ्रेंडों में लड़ाई हुई है, कुछ भी कोई भी कारण हो, यदि आपका अधिगम यदि कुछ समय के लिए रुक गया है, तो जो रुका हुआ हमारा अधिगम है, यानी जितने समय के लिए हम कुछ नहीं सीखते दोस्त, यानी कि जितना पहले का ज्ञान है वही बात का ज्ञान रहे, उसमें कोई भी वृद्धि ना हो, तो वही पठार है अधिगम का। इससे ज़्यादा आपको अधिगम के पठार में ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है। अब दोस्त, अगर हम अधिगम के पठार की विशेषताएं देखें, तो कोई भी पठार हमेशा नहीं बना रहता। ये चीज़ बिल्कुल सही है दोस्त, यानी कोई भी पठार हमेशा बना नहीं रहता। यहाँ आप देखिए, जैसे क्या हुआ दोस्त? यहाँ तक हमने सीखा, उसके बाद कुछ समय के लिए अधिगम का पठार रहा, यानी अधिगम बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ दोस्त? कुछ समय बाद फिर से अधिगम होना स्टार्ट हो गया। फिर दोस्त कुछ समय के लिए अधिगम में पठार आया, लेकिन फिर से कुछ समय बाद अधिगम फिर से होना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले दोस्त, अधिगम के पठार की विशेषताओं में यही बताया गया है कि कोई भी पठार हमेशा नहीं बना रहता दोस्त, एक समय तक होता है, उसके बाद वो दूर हो जाता है, यानी फिर से हमारा अधिगम स्टार्ट हो जाता है, हम चीज़ों को सीखने लगते हैं। तो दोस्त, आज के वीडियो को हम यही रखते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। हम अधिगम के पठार, यानी अधिगम के पठार में जो हम विशेषताएं पढ़ रहे थे, और इसके आगे का जो बचा पार्ट है, उसको हम कल के पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्त।